Yes. Good morning, students. Class 10th. Now, last time we have completed with the topic iron and steel industry. Chapter number 6 in your geography, that is manufacturing industries. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. ये भी आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपने सबसे पहले जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में देखा. सेकंड है आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. इट इज़ लाइट रेजिस्टेंस टू corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft, utensils and wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है आपका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है. यानी मेटल इंडस्ट्री में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री आपकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है. ठीक है. ये लाइट वेट है प्रोडक्ट, बल्कि प्रोडक्ट नहीं है. रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इसमें जंग नहीं लग सकता है. अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का कंडक्टर भी है ये. यानी एल्यूमिनियम की आपकी वायर्स भी हो सकती हैं, तार भी हो सकते हैं. मैलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, मैलिएबल यानी मोड़ने लायक है. इसमें मतलब स्ट्रेचेबिलिटी होती है, खींचने की क्षमता होती है, फैल सकता है. बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स, और ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एल्यूमिनियम जब इसे दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स किया जाता है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स. वायर, एरोप्लेन और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है. इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील. इसे स्टील के सब्सटीट्यूट के रूप में भी देखा जाता है. कॉपर और जिंक के, स्टील, कॉपर और जिंक के सब्सटीट्यूट यानी विकल्प के रूप में भी, और इसी वजह से इसको पॉपुलैरिटी भी मिली. और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको जो है इन मेटल्स के सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ भी किया जाता है. ठीक है. ये आपका ग्राफ है क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना. इंडिया का आपको ब्लू से दिखाया गया है और चाइना रेड से, काफ़ी ज़्यादा आगे है. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. वही बेल्ट आपका ईस्टर्न बेल्ट, छोटा नागपुर. बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज़ अ वेरी बल्की dark reddish colored rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. एल्यूमिनियम बनाने का तरीका जो है आपको इस चार्ट में दिखाया गया है. ये चार्ट आपका जो है इसमें एल्यूमिनियम बनाने का तरीका बताया गया है. ये चार्ट. ओके. इसमें बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के तरीके से यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही भारी होता है. कलर में ये डार्क रेड होता है. और फ्लो चार्ट यानी कैसे इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसेस है एल्यूमिनियम का. रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए दो प्राइम फैक्टर हैं. कौन कौन से? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. बराबर से इसको इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता जाए, एक फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाए, सप्लाई पावर सप्लाई मिलती जाए, तो ये बहुत फ्लो में काम चलता है इसका. फ्लो चार्ट आपका देखिए. 4 से 6 टन अगर बॉक्साइट यूज़ किया गया रॉ मटेरियल के तौर पे, तो इसमें 2 टन एल्यूमिना ये भी रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का, वो मिक्स किया जाता है बॉक्साइट के साथ. और तब उसके बाद 4 से 6 टन बॉक्साइट और 2 टन एल्यूमिनियम मिलाने के बाद 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है. देखिए इसका प्रोसेस क्या है. बॉक्साइट, द बॉक्साइट रॉ मटेरियल, बॉक्साइट क्वेरी, ट्रांसपोर्ट रेल और शिप. ये कच्चा माल ट्रेन या शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके पहुंचता है
बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिजॉल्व आउट, बॉक्साइट को क्रश किया जाता है 4 से 6 टन बॉक्साइट को, तब जाके 2 टन उसमें से एल्यूमिना निकलता है डिज़ोल्व करके, और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम रिफाइनरी में जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम रिफाइनरी में जाने के बाद बल्क और शिफ्ड टू साइट ऑफ स्मेल्टर, और इसका जो अयस्क है वो स्मेल्टर की साइड में जाता है, स्मेल्टर यानी आगे के प्रोसेस में। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पिच फ्रॉम अ कोलिरी, क्रियोलाइट अ मोल्टन मेटल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, जो मेटल निकलता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, और एल्यूमिनियम स्मेल्टर में एल्यूमिनियम स्मेल्ट करके निकाला जाता है जिसकी क्वांटिटी 1 टन होती है। 4 से 6 टन बॉक्साइट यूज़ करके 2 टन एल्यूमिना ऑब्जर्व किया जाता है, और उस 2 टन एल्यूमिना को रिफाइन करके 1 टन शुद्ध एल्यूमिनियम की धातु निकाली जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्टिविटी है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम सॉस पैंस विथ प्लास्टिक हैंडल्स, एक फैक्ट्री जो है प्लास्टिक हैंडल्स के साथ में एल्यूमिनियम सॉस पैन बनाती है, सॉस पैन यानी बर्तन जिसमें हैंडल प्लास्टिक के लगे हुए हैं। इट ऑब्टेन्स अ एल्यूमिनियम फ्रॉम अ स्मेल्टर एंड अ प्लास्टिक कंपोनेंट फ्रॉम अनदर फैक्ट्री, इसमें दूसरी फैक्ट्री से प्लास्टिक कंपोनेंट आता है और स्मेल्टर से एल्यूमिनियम आता है। ऑल द मैन्युफैक्चर्ड सॉस पैंस आर सेंट टू वेयर हाउस, सारे सॉस पैंस बनाने के बाद वेयर हाउस में भेज दिए जाते हैं। वेयर हाउस यानी जहाँ थोक में बर्तन बेचे जाते हैं। फर्स्ट, विच रॉ मटेरियल इज़ लाइकली टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई, कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा महंगा पड़ेगा और क्यों? ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम, क्योंकि वो मेटल है और वो फाइबर से ज़्यादा या प्लास्टिक से ज़्यादा वज़न है, बल्कि प्रोडक्ट है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, एक्सपेंसिव होगा। विच रॉ मटेरियल इज़ लाइकली टू बी द चीपेस्ट टू ट्रांसपोर्ट? ऑफ कोर्स आपका प्लास्टिक, क्योंकि वो हल्का है, इट इज़ लाइट इन वेट, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी चीपर। सेकेंड, डू यू थिंक द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स आफ्टर पैकेजिंग इज likely to be cheaper or more expensive than the cost of transporting aluminium and plastic? जो बने हुए बर्तन हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उससे जहाँ हमने प्लास्टिक मंगाया उसका ट्रांसपोर्टेशन, और जहाँ से हमने एल्यूमिनियम मंगाया उस ट्रांसपोर्टेशन से पैक्ड प्रोडक्ट जो सॉस पैन तैयार होंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन टैक्स ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ये आपको बताना। कब आएगा? क्योंकि सॉस पैन्स को जो बॉक्सेस वगैरह में पैक किया जाएगा सिंगल यूनिट्स को, और उसके बाद ये कच्चा माल तो है नहीं, इसको सॉस पैन्स में बदला जाएगा, तो ज़रूर ये लाइट वेट होगा, और एल्यूमिनियम फिनिश गुड्स बनने के बाद जो है लाइट वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केमिकल इंडस्ट्री। पहले हम केमिकल इंडस्ट्री वाला टॉपिक का लेंथ देख लेते हैं। केमिकल इंडस्ट्री हम लोग आज ही जो है डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे का जो है बाद में करेंगे। ठीक है, द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली और अलग अलग क्षेत्रों में अपने पाँव पसारने वाली इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री। इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऑफ कोर्स दोनों तरह की इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, लार्ज स्केल में भी और स्मॉल स्केल में भी। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर, ग्रोथ दोनों सेक्टर में भी है, केमिकल जो इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट वगैरह से ऑब्जर्व किया जाता है, इनऑर्गेनिक आपके जो है सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आपके सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसे बनाना पड़ता है फर्टिलाइज़र। सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक एधेसिव यानी जो प्लास्टिक को जोड़ते हैं। ठीक है, पेंट, डाई, स्टफ, नाइट्रिक एसिड, अल्कली सोडा, ऐश यूज टू मेक ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट पेपर, एंड काउस्टिक सोडा। दिस इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपके केमिकल्स का यूज़ होता है।
फर्टिलाइज़र्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक एडहेसिव बनाने में, पेंट्स में, डाई स्टफ में, कलर करने वाले जो स्टफ़ होते हैं उनमें, नाइट्रिक एसिड में, अल्कालीज में, सोडा ऐश, सोडे का जो धुआं होता है, यूज़ टू मेक ग्लास, शीशा बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट के लिए, पेपर के लिए, कास्टिक सोडा के लिए, ठीक है। वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? ऐसा क्यों है? ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स में सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। आपकी जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स हैं वो हमेशा ऑयल रिफाइनरीज के पास स्थित होते हैं, ठीक है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास, जो मिनरल के रूप में ऑब्जर्व किए जाते हैं ज़मीन के अंदर से, पेट्रोकेमिकल्स। द केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। देखिए, केमिकल इंडस्ट्री खुद ही प्रोड्यूसर है और खुद ही कंज्यूमर भी है, क्योंकि एक केमिकल दूसरी किसी केमिकल इंडस्ट्री के लिए ही कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। दूसरी केमिकल इंडस्ट्री फर्दर उसके साथ दूसरे केमिकल्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाता है जो केमिकल प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री के तहत सबसे पहले आपका जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री आता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। फर्टिलाइज़र, सीमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग परसों के पीरियड में पढ़ेंगे। सॉरी, कल संडे है, देयर विल बी नो क्लासेस ऑन संडे, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स।